नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं पटना के गांधी संग्रहालय में हूँ और गांधी का सपना था कि हर हाथ को काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिहार में रोजगार के लिए पलायन एक क्रूर सच्चाई है। जब कोरोना के बाद देश में पलायन की त्रासदी एक आम चर्चा का विषय हुई, तब लगा कि उस समाधान जरूर निकलेगा। उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब बिहार से किसी को रोजगार के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिहार में आज चुनाव है और ऐसे में जब संपूर्ण देश में पलायन की समस्या, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और सरकार से तो सवाल है ही, एक सवाल आपसे भी है कि क्या रोजगार पलायन चुनाव में मुद्दा नहीं बन रहा है? इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है। रोजगार की चाह में हजारों मील दूर सालों भर पलायन की त्रासदी झेलने के बाद जब चुनाव आती है, तो आप जनता रोजगार को मुद्दा नहीं बना करके जाति और धर्म के बैरियर को तोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में सरकार के लिए रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे की उपेक्षा करना आसान हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि पलायन या रोजगार चुनावी चर्चा का मुद्दा बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद इस पे फोकस करें, इस मुद्दा बनाएं। चुनाव में जब तक ये पलायन और रोजगार का मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी। तो पेश है गांधी संग्रहालय से कोरोना के बाद पलायन और उसकी त्रासदी पर एक खास रिपोर्ट। शायद यह सबसे बड़ा मौका है जब यह सोचा जाना चाहिए कि आज बिहार मजदूर राज्य बनकर पलायन के लिए क्यों मजबूर है। विश्व में खेती के लिए बेहतर मिट्टी, जलवायु, पानी और सस्ता श्रम होने के बावजूद यहाँ खेती उद्योग का रूप क्यों नहीं ले सका? लघु और कुटीर उद्योग विकसित क्यों नहीं हो पाए? कृषि आधारित उद्योग में निवेश क्यों नहीं हुआ? राज्य के अंदर कृषि उद्योग या सेवा सेक्टर में रोजगार पैदा नहीं हुआ। सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं, शिक्षा के लिए भी दिल्ली या कोटा जैसे शहरों की ओर पलायन हुआ। विगत 3 दशकों में अलग अलग गठबंधन के साथ 2 दल की ही सरकार रही है, और इतना समय किसी राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या कम है? यदि आज बिहार की जनता राहत पैकेज लेने पर मजबूर है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ से देखने पर सब कुछ स्पष्ट दिखता है, और सरकार की उदारता और दरियादिली भी। आज़ादी के बाद देश ने एक सपना देखा था, हर आंख के आंसू पोंछने का, हर हाथ को काम और हर खेत में पानी होगा। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, या फिर कहीं पहुँचे ही नहीं। 1952 में बिमल राय की एक फिल्म आई थी 2 बीघा ज़मीन। इसमें गांव के ज़मींदार शंभू यानी बलराज साहनी से कहते हैं कि तुम अपना 2 बीघा ज़मीन हमें दे दो, गांव में मिल लगेगी, पक्की सड़क बनेगी, घर घर में बिजली आएगी। इस पर शंभू कहता है कि माँ बाप, ज़मीन तो किसान की माँ होती है, भला माँ कोई कैसे बेच सकता? और पेड़ को उखाड़ कर अगर सोने के डाल में बांध दिया जाए तो वह नहीं बचेगा। इस पर ज़मींदार कहता है कि यदि ज़मीन नहीं देगा तो 235 रुपये 8 आने का कर्ज 3 महीने के अंदर चुकाना पड़ेगा। शंभू यह कर्ज चुकाने कलकत्ता जाता है, हाथ रिक्शा चलाता है। शंभू के ज़मीन को बचाने की कोशिश का मार्मिक दृश्य फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन वह पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता और उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है। वहाँ बड़ा सा मिल बन चुका होता है। जब लौटकर शंभू अपने पत्नी और बच्चे के साथ वापस आता है तो गार्ड उसे चोर कहकर भगा देता है। शंभू का बेटा याद दिलाता है कि बापू देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है वहीं अपना घर था। शंभू चला जाता है। शंभू कहाँ चला जाता है? क्या शंभू कहीं गया, या फिर जो जा रहा है और फिर वापस आ रहा है? यह ज़मीन घर बचाने के लिए शंभू के जाने और आने का अंतहीन सिलसिला जो शुरू हुआ था, वह अभी तक थमा नहीं है। 1952 में शंभू ने सोचा होगा अभी अभी आज़ादी मिली है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के इतने दिनों के बाद आधुनिक शंभू के हालात कहीं अधिक भयावह हो गए हैं। आज एक नहीं करोड़ों शंभू 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन और तालाबंदी के कारण रिवर्स पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। CMI के अनुसार बिहार में मई 2020 के अंत में बेरोजगारी की दर 46.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
झारखंड में मई 2020 में सबसे अधिक 59.2% बेरोजगारी दर्ज की गई। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां बेरोजगारी दर 44.9% दर्ज की गई। इस बार प्रवासी मजदूरों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा और इस पलायन में 742 प्रवासियों की मौत अपने अपने घर जाने की कठिनाइयों के कारण हो गई। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी मजदूर कल्याण नीति निर्धारण करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के कारण तालाबंदी की वजह से जब उन्हें घर लौटने की कोशिश की तो रास्ते में उन्हें अपार कष्ट हुआ और संकट में ना तो उनके नियोक्ता काम आए और ना ही उन राज्यों की सरकारें जहां वे काम करने गए थे। परदेश में मजदूरों को उनकी तकदीर पर छोड़ दिया गया। अपवादों की बात अलग है। ऑक्सफैम इंडिया के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर त्रिरंजन राधाकृष्णन ने कहा है कि तालाबंदी घटने के बाद हालात और ख़राब हो सकते हैं। काम की कमी के कारण मजदूरों के शोषण में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तालाबंदी के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर राज्य में 3 साल तक के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित करने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी श्रम कानून में बदलाव किया गया है। कोरोना संकट में यह मौजूदा और नई औद्योगिक इकाइयों को मदद करने का एक प्रयास बताया जा रहा है। यूपी कैबिनेट ने सूबे में 30 से अधिक श्रम कानूनों को निलंबित कर कंपनियों को अस्थायी छूट दी है। सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना संकट के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उससे निपटने में मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि तालाबंदी के कारण कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। ऐसे में इन्हें गति देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी श्रम कानून में बदलाव किया है। सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की होगी। इसके अलावा कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। साथ ही 72 घंटे की ओवरटाइम को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत नए कारखाने को श्रम विभाग द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण से छूट दी गई है और उन्हें यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे अपने इच्छानुसार तीसरे पक्ष से निरीक्षण करा सकते हैं। राज्य ने मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के लिए भी एक अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत सभी नए स्थापित कारखानों की वार्षिक रिटर्न भरने और मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड में प्रति श्रमिकों के हिसाब से प्रति वर्ष 80 रुपये जमा कराने से भी अगले 1000 दिनों के लिए छूट प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1961 में परिवर्तन से उन उद्योगों को इस कानून के प्रावधानों से छूट मिल सकेगी जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात सरकार ने भी प्रतिदिन और साप्ताहिक काम के घंटे बढ़ाने के साथ ही अपने फैक्ट्री कानून में बदलाव किया है। इनमें से कई राज्यों ने काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। उक्त तमाम राज्यों द्वारा श्रम कानून को बदलने की आलोचना भी हो रही है। श्रम कानून में छूट के विरोध में कई राज्यों में मुकदमे भी दायर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानून में होने वाला बदलाव के बारे में XLRI जमशेदपुर के एक प्रोफेसर और श्रम अर्थशास्त्री ने कहा है कि श्रम कानून में इस तरह की छूट कल्पना से परे है। भारतीय मजदूर संघ ने भी श्रम कानून में हुए इस बदलाव का विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस संगठन का कहना है कि राज्य सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और उसकी नौकरी को छीन लेगा। यह इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के सदस्य अनुराग सक्सेना ने कहा है कि श्रम कानून में बदलाव का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने इसे सरकार द्वारा कामगारों पर गुलामी जैसे नियम थोपने का कदम बताया है। यह श्रम कानून के दायित्व से नियोक्ता को मुक्त करने का अधिक आक्रामक कदम है। अर्थव्यवस्था के विकास के नाम पर दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है। इससे औद्योगिक क्रांति से पहले जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। सरकार ने महामारी का सहारा लेते हुए श्रम कानूनों को मालिकों के पास गिरवी रख दिया है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि ये बंधुआ मजदूरों से भी ज़्यादा खराब व्यवहार है। क्या देश में कोई संविधान व कानून मौजूद है? उन्होंने आरोप लगाया है कि करोड़ों जिंदगियों को जोखिम में डालकर मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने भी श्रम कानून में हुए बदलाव की आलोचना की है। आखिर एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 के कारण तालाबंदी होने की वजह से मजदूर आंदोलन भी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी जान बचाकर किसी तरह घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं, ऐसे वक्त में श्रम कानून बदलना कई सवाल खड़ा करता है। एक तरफ लोकल से वोकल, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रम कानून में बदलाव कर अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानून में परिवर्तन किया जाना केंद्र सरकार की उन नीतियों का ही एक तरह से अनुसरण है जो चीन से बाहर आने वाली उद्योगों का अपने देश में लाने की तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने फिक्की, एसोचैम, सीआईआई जैसे संस्थाओं से चीन में काम करने वाली अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों से तकनीकी गठजोड़ करने और उसकी विनिर्माण इकाइयों को भारत में स्थापित करने की पहले ही निर्देश दिया है। लेकिन चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश नहीं किया और इन सब बातों को लेकर संविधान विशेषज्ञ और हैदराबाद के नलसार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के बजाय कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उद्योग जगत को पैकेज दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को अप्रैल 2020 का वेतन नहीं दे सका था, तो सरकार उन्हें पैकेज देती जैसे और देशों में दिया गया है। आप ऐसे नियम बनाएं जिससे कर्मचारी खुशी खुशी काम पर लौटे, तब उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा है श्रम कानूनों में बदलाव का यह बिल्कुल गलत समय है। यदि कुछ समय के लिए हम मजदूरों की बात को छोड़ देते हैं, सिर्फ उद्योग की बेहतरी के हिसाब से देखते हैं, फिर भी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी कहते हैं यह कहना जल्दीबाजी होगा कि इस श्रम कानून में बदलाव से औद्योगिक विकास होगा। अभी इसके लिए समय का इंतज़ार करना होगा। क्या मजदूर आज की हालात में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए जाने पर वापस शहरों में इन उद्योगों के लिए काम करना चाहेंगे? 1868 में अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन द्वारा दिन में 8 घंटे काम करने का कानून पारित किया गया। वर्तमान श्रम कानून में बदलाव फिर उसी स्थिति में लौटने का प्रयास है। अब सवाल यह है कि जो उत्पादन व्यवस्था उन्हें कुछ दिनों का तालाबंदी में खर्च भी मुहैया नहीं करा सकी और उन्हें जान बचाने के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़ा तथा शासन की भूमिका भी बहुत संतोषजनक नहीं रही, तो क्या उद्योग जगत और नौकरशाही के लाए हुए श्रम सुधार इन्हें आकर्षित कर सकेंगे? इसलिए यह जरूरी है कि सुधार की कोशिशें कामगारों के बुनियादी अधिकारों का हनन न करें और इनके शोषण का हथियार न बने। आर्थिक हितों और कामगारों की सुरक्षा के बीच समुचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई भी एक तरफा फैसला करोड़ों मजदूरों को तबाह कर सकता है। 24 मार्च 2020 को देश भर में तालाबंदी लागू किया गया। बिना व्यापक तैयारी के तालाबंदी होने के कारण आज 5 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर मजदूरों की घर वापसी होनी चाहिए। साथ ही केंद्र और सभी राज्य सरकार को यह बताना होगा कि इनका रजिस्ट्रेशन कराकर कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के अलग अलग इलाकों में 2/3 प्रवासी श्रमिक अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों से जुड़े मजदूर ज़्यादा परेशान हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्वान के साझा सर्वे में ये बात सामने आई है।
सर्वे की ये रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रवासी मजदूरों की हालात पर हो रही सुनवाई का भी हिस्सा है। 15 मई 2020 से 1 जून 2020 के बीच हुए सर्वे में ये जानकारी सामने आई है कि अभी भी करीब 67% लोग फंसे हुए हैं और इनमें से आधा से ज़्यादा तुरंत घर जाना चाहते हैं। पैसा खत्म होने की वजह से राशन और वापस घर पहुंचने के लिए लोगों को अपने गांव से उधार मांगने की भी ज़रूरत आ पड़ी है। सर्वे में पूरे तालाबंदी के दौरान करीब 34,000 लोगों से बात की गई है। 15 मई 2020 से 1 जून 2020 तक के आंकड़े के मुताबिक 80% प्रवासी मजदूरों तक सरकारी राशन की मदद नहीं पहुंची थी। स्वान ने एक आजीविका सर्वे भी किया है। ये सर्वे बताते हैं कि 12 राज्यों में 5,000 लोगों से फ़ोन पर बातचीत कर किया गया है। बिहार में 10 में से 7 परिवारों ने खाने की मात्रा कम कर दी है। वहीं झारखंड में 10 में से 8 लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं। ओडिशा में 10 में से 8 तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 में से 7 लोगों को राशन की किल्लत झेलनी पड़ रही है। उच्चतम न्यायालय ने फिर से 9 जून 2020 को कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही कहा है कि पलायन कर रहे सभी कामगारों को 15 दिन में पैतृक स्थान पहुंचाया जाए। उनके पुनर्वास के लिए श्रमिकों के कौशल का आकलन कर रोजगार योजना भी तैयार करे। बेशक ये सारे काम कार्यपालिका के हैं और उन्हें बिना न्यायिक हस्तक्षेप के पूरा हो जाना चाहिए था, पर सुप्रीम कोर्ट को यदि स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और इसके दखल की नौबत आई तो यह प्रवासी कार्यपालिका के लिए कतई सुखद बात नहीं है। बीते 25 मार्च 2020 से देश में तालाबंदी लागू हुआ था और इसके शुरुआती 2 दिनों में ही दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर जो नज़ारा दिखा उसको देखते ही सरकार को मज़दूरों की लाचारी और बेचैनी का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। ये जानते हुए कि करोड़ों करोड़ मज़दूर दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी कमाते हैं, उनमें लाखों फुटपाथ पर रातों गुजारते हैं, सरकार के पास सख्ती करने के अलावा कोई दूसरी त्वरित योजना नहीं थी क्या? आज करीब 2.5 महीने बाद आला अदालत ने जब इन मज़दूरों के हक़ में अपना फ़ैसला सुनाया है, तब लाखों मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर का पीड़ादायक यात्रा करके या फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। प्रवासी मज़दूरों की इस हालात की तुलना में हमारे सामने आज जो तथ्य हैं वे बता रहे हैं कि हम तालाबंदी का अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। जिन देशों ने कोरोना की जंग में तालाबंदी को एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, वहाँ की सरकार ने सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाले जनता की बुनियादी ज़रूरतों का संजीदगी से ख्याल रखा। ये बात ज़रूर है कि भारत जैसे विशाल आबादी के लिए यह आसान काम नहीं है, लेकिन हमारा जोखिम भी तो छोटा नहीं है। हम दुनिया के उन शीर्ष देशों में आ गए हैं जहाँ वायरस का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। मौजूदा हालात में प्रवासियों की परेशानी और न बढ़े, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है। अदालत ने तालाबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वाले मज़दूरों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को ख़त्म करके इंसाफ का ही नहीं, मानवता का और इंसानियत का भी मिसाइल कायम की है। सरकार भले ही प्रवासी मज़दूरों को देश के बड़े शहरों से गांव पहुंचाने की व्यापक व्यवस्था कर रही हो, लेकिन ये व्यवस्था आधे से कम मज़दूरों की नसीब हो पा रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्वान के 15 मई 2020 से 1 जून 2020 के बीच किए गए साझा सर्वे में पता चला है कि केवल 39% मज़दूर ही श्रमिक ट्रेन का लाभ ले पाए हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गांधी संग्रहालय से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।